नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है डॉक्टर अनीता राठौर जी के द्वारा लिखी कहानी सपनों की मंजिल। पलाश जी ने फ़ोन पर बताया कि वे मुझसे मिलने आ रहे हैं। सुनकर खुशी हुई और हर्ष से रोम रोम पुलकित हो गया। रिसीवर को सैकड़ों बार अधरों से चूम लिया, जिसमें अभी पलाश जी का मधुर और सुरीला स्वर सुनाई दिया था। उनके आने की खबर सुनकर यूं लगा जैसे जिंदगी की रंगीनियां मेरे द्वार पर आ रही हैं। वास्तव में जिंदगी जीना आम बात है, लेकिन अपने मनमाफिक शानदार ढंग से जिंदगी जीना खास बात है। मैंने शुरू से ही आम जीवन जिया। पिता साधारण प्राइमरी अध्यापक थे। वेतन सीमित, खर्चे असीमित। 6 भाई बहनों के बीच बचपन घोर अभावों में बीता। यौवन की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखते ही रंगीन सपनों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे सपनों की मंजिल थी सुंदर, गोरा चिट्टा और आकर्षक व्यक्तित्व वाला मेरा राजकुमार। गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर, तथा इन सपनों में शीर्ष पर था गोल मटोल बच्चे की मां बनने का सपना। पिताजी ने अपनी हैसियत के अनुसार मेरे लिए वर तलाशने का कार्य शुरू कर दिया, तो मैंने माँ से स्पष्ट कह दिया, मुझे मेरे सपनों की मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई क्लर्क, मामूली अध्यापक या साधारण व्यापारी नहीं हो सकता। माँ ने ममता से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हम अपनी हैसियत के अनुसार ही वर ढूंढेंगे। आगे तुम्हारा नसीब। शायद शादी के बाद तुम्हारा नसीब जोर मारे और तुम्हें तुम्हारे सपनों की मंजिल हासिल हो जाए। अगर अभी मेरा नसीब जोर मार रहा हो तो? अपने रूप, रंग और शिक्षा के आधार पर मैंने यह तर्क दिया। माँ तर्क की गहराई जान गई और समझाने के स्वर में बोली, अर्थ शक्ति के सामने यह सब बौने हैं। मेरे मन की तसल्ली के लिए पिताजी ने कुछ उच्च पदों पर आसीन और अमीर घरानों के लड़कों के यहाँ मेरे रूप, रंग और शिक्षा के आधार पर अर्जी लगाई, लेकिन आर्थिक अयोग्यता के कारण वो अर्जी खारिज हो गई। आखिर हार कर पिताजी ने एक फैक्ट्री में मामूली सुपरवाइजर के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। इसे अपना नसीब समझकर इस रिश्ते के लिए मैंने भी बेमन से हामी भर दी। सांवले रंग के साधारण व्यक्तित्व वाले सजल में कोई भी ऐसा गुण नहीं था जो मेरे मन को राहत पहुंचाता। आर्थिक अभाव होने के साथ साथ उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण का भी अभाव था। उससे हर वक्त मैं कटी कटी रहती और सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अपने उपेक्षित और रूखे व्यवहार से मैं उसके सामने यह प्रदर्शित करती कि मैं उसके साथ तन, मन और धन से किसी भी प्रकार से खुश और संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन वह मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करता। पर उसकी कोशिशों का परिणाम मेरी उच्च महत्वाकांक्षाओं के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता। मुझे उससे कोई भावात्मक लगाव नहीं था। हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता था। उसे भी मैं अनिच्छा के साथ निभाती थी। वजह थी सिर्फ माँ बनना। लेकिन माँ बनने का सपना भी चूर चूर होकर बिखर गया। शादी के 3 सालों में जब मैं माँ ना बन सकी तो डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने मुझे तो माँ बनने के काबिल बताया, लेकिन वो पिता बनने के योग्य नहीं था। इससे तो मुझे उससे और भी नफरत हो गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन सजल की फैक्ट्री के मालिक पलाश हम दोनों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने घर आए। गोरे चिट्टे, लंबे और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी पलाश को देखकर मेरी नजरें उनके चेहरे पर अपने सपनों के राजकुमार को तलाशने लगी। उनके सुख, वैभव और संपन्नता को देखकर लगा कि ये मेरा राजकुमार बनकर मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। मन में दबी इच्छा और कामनाएं फिर से जवान हो उठी। भाभी जी, आप जरूर आइएगा, ये मेरा 27वां जन्मदिन है। पलाश जी ने जब ये कहा तो मैंने सकुचाते हुए कहा, जी जरूर आऊंगी। पार्टी में जाने के लिए विशेष तैयारियां की। बाजार से गुलाबी रंग की सुंदर साड़ी लेकर आई। उससे मैच करती चूड़ियां और खूबसूरत बिंदी भी लाई। ब्यूटिशियन से बालों को सेट करवाया। शालीनता से किए गए मेकअप, खुले बालों और लहराते पल्लू में जब खुद को आईने में देखा तो इतरा उठी। तभी आईने में सजल का चेहरा नजर आया। पीछे से मुझे बाहों में भरकर बोला, पार्टी में बिजली गिराकर सैकड़ों को घायल कर दोगी। इससे तो बेहतर यही है कि वहां ना जाकर यहीं इस बंदे को घायल कर दो। कम से कम वे सैकड़ों तो बेचारे घायल होने से बच जाएंगे। सजग के आलिंगन से मुझे घुटन हुई। खुद को मुक्त कराते हुए बोली, जल्दी चलो, मुझे ये सब पसंद नहीं। पलाश जी का आलीशान बंगला एक दुल्हन की तरह सजा था। लॉन में पार्टी का आयोजन था। पहली बार ऐसी भव्य पार्टी में आई थी।
पार्टी के चकाचौंध और भव्यता को देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई। परफ्यूम की महक से वातावरण सुवासित हो रहा था। अंग्रेजी धुनों पर जोड़ों के पांव थिरक रहे थे। अचानक पलाश जी ने मुझे देख लिया और पास आकर बोले, वाह, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा मेरी पार्टी में आ गई है। पलाश जी की यह बात सुनकर मैं लजा गई और मन ही मन खुश हो गई। पार्टी में पूरे समय पलाश जी की नजरें मुझे ही तलाशती रहीं और मैंने भी उन्हें भरपूर मौके दिए। घर आकर पूरी रात पलाश जी के सपने आते रहे। सुबह जब सजल फैक्ट्री चला गया तो उसके थोड़ी देर बाद ही पलाश आ गए। उन्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो मुस्कुराकर बोले, अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए मैं उन्हें अंदर ले गई। मुझे एक टक निहारते हुए बोले, कल जब आपको देखा तो पता नहीं मन क्यों बेकाबू हो उठा आपसे मिलने के लिए, खुद को ना रोक सका। जानता हूँ आप विवाहित हैं, आपके विषय में सोचना भी मेरे लिए पाप है, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। मेरे मन मंदिर में खुशियों की हजारों घंटियां एक साथ बज पड़ी, क्योंकि मैं भी पहली नजर में पलाश जी को चाहने लगी थी। संकोचवश कुछ बोल ना पाई और पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। वह बोले, समझ नहीं आ रहा है कैसे समझाऊं इस दिल को। जिस फूल से मैं अपने जीवन की बगिया महकाना चाहता हूँ, वो तो पहले ही किसी के चमन की शोभा है। उनकी यह बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। पलाश जी, अगर फूल का उचित पालन पोषण और परवाह ना कर सके तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अपनी बेपरवाही से फूलों को मुरझा और कुम्हला कर उनका अस्तित्व ही खत्म कर दे। वह बिना कोई भूमिका बांधे बोले, क्या तुम सजल के साथ खुश नहीं हो? मैं भावुक हो उठी। हाँ पलाश जी, मैं सजल के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। 3 सालों के वैवाहिक जीवन में उसने मुझे 3 घंटे भी खुशी के नहीं दिए। मेरे हर सपने को तोड़कर बिखरा दिया। यहाँ तक कि मेरी जिंदगी का सबसे खास और खूबसूरत सपना, मेरी माँ बनना, भी उसकी वजह से ही टूट गया। कहते हुए मैं रो पड़ी। मेरे आंसू पोंछते हुए पलाश जी ने मुझे अपने गले लगा लिया। बस यहीं से हम प्यार की डोर में बंध गए। रोज मिलने लगे, कभी पार्क, रेस्तरां, तो कभी सजल की उपस्थिति में घर पर ही। हमारे प्रेम के चर्चे कॉलोनी में ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में भी होने लगे। लेकिन सजल ने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि हमारे प्यार को अपनी मौन स्वीकृति सी दे दी। पलाश जी के साथ अपनी जिंदगी शानदार ढंग से और शानो शौकत के साथ जीने का मेरा सपना पूरा होने वाला था। इस वक्त माँ के शब्द याद आ गए। मेरे नसीब ने जोर मार ही दिया। आखिर मुझे मेरे सपनों की मंजिल मिल ही गई। मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी कॉल बेल की आवाज़ सुनकर मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़ी। पलाश जी सामने दरवाजे पर खड़े थे। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज वह शादी के सिलसिले में बात करने आए थे। वो गंभीर स्वर में बोले, सलोनी, यह सच है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन एक सच ये भी है कि सजल तुमसे बेहद प्यार करता है। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वह सिर्फ तुम्हारे सुख की खातिर खुद दुख की आग में जलने के लिए तैयार हो गया। उसी ने मुझसे निवेदन किया कि मैं तुझसे विवाह करके तुम्हारे सभी सपनों को पूरा कर दूं, जो वह स्वयं करने में असमर्थ है। सलोनी, सपनों की मंजिल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती। सपनों की मंजिल तो होती है जीवन साथी की सच्ची मोहब्बत, जिसके सहारे जिंदगी की कठिनाइयों और अभावों से भरा सफर आसानी से कट जाता है। तुम्हें एक और सच्चाई से अवगत करा दूं। सजल तो पिता बनने के योग्य है, लेकिन तुम माँ बनने के योग्य नहीं हो। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन सिरक गई। मैं कांपते हुए स्वर में बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। जिस डॉक्टर से तुम्हारा इलाज चल रहा था वो मेरा खास दोस्त है। उसने जब मुझे तुम्हारे साथ देखा तो ये बात बताई। ये सुनकर मैं आत्मग्लानि से भर उठा। मैंने निश्चय किया, सजल जैसे त्यागी और अपनी पत्नी को बेनतहा मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ मैं अन्याय नहीं करूंगा। सलोनी, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये कह के वो चले गए। मैं वही सोफे पर निढाल हो गई। थोड़ी देर के बाद सजल आया। मेरे हाथ में तलाक के कागज पकड़ाते हुए बोला, लो सलोनी, मैंने इस कागज पर अपने दस्तखत कर दिए हैं, तुम भी कर दो। पलाश जी के साथ शादी करके तुम हमेशा खुश रहना, वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तलाक के कागज को फाड़कर हवा में लहराते हुए मैं बोली, मुझे नहीं करनी पलाश से शादी, ना ही मुझे कुछ चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार और विश्वास चाहिए। यही मेरे सपनों की मंजिल है और तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार हो। कहकर सजल को अपने सीने से लगाकर मैं सुबह पड़ी।
सजल ने मुझे और कस के सीने से लगा लिया।